Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग स्टोक्स थ्योरम के ऊपर कुछ बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब स्टोक्स थ्योरम का यूज क्या है सर? स्टोक्स थ्योरम के मदद से तुम कोई एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो। अब सर लाइन इंटीग्रल तो हमने बहुत सारा मेथड सीख लिया। एक तो हुआ नॉर्मल मेथड जो हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं इंटीग्रेशन, दूसरा हुआ ग्रीन्स थ्योरम, तीसरा वाला है स्टोक्स थ्योरम। कौन सा मेथड यूज करें? अब ये मेन सवाल है कि अगर मान लो कि एग्जाम में कोई एक फंक्शन का लाइन इंटीग्रल तुम्हें पूछता है तो तुम कौन से मेथड से जाओगे ताकि तुम वो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाओ और ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये क्वेश्चन का जो सिंपल रीजन है वो है कि तुम्हें फंक्शन को पहचानना होगा कि किस टाइप का फंक्शन गिवन है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बहुत प्रैक्टिस है तो तुम वो मेथड को इजीली पहचान जाओगे कि कौन से थ्योरम के साथ हमें उस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल करना है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल, तुम्हें सारा चीज आना चाहिए और अगर कुछ पर्टिकुलर या नोन फंक्शन दिया होता रहता है, ठीक है, तो तुम इजीली उस थ्योरम को पकड़ पाओगे कि कौन से थ्योरम के साथ हमें जाना होगा ताकि उस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल हम लोग इजी निकाल पाए। अब क्वेश्चन में तो ये नहीं मेंशन होगा तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, मैं एक कुछ ट्राई करूंगा, ठीक है, कुछ फंक्शन लिख दूंगा नोन फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग अगर जल्दी लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं तो कौन से मेथड के साथ जाऊं, ये मैं एक वीडियो में कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम के मदद से तुम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ फंक्शन का हमें लाइन इंटीग्रल निकालना होता है तो ऑब्वियसली तुम्हें स्टोक्स थ्योरम का मदद चाहिए। ठीक है, वो तुम प्रॉब्लम करते करते आगे सीखोगे। ठीक है, एक दिन में तो कोई कुछ नहीं सीखता, मैंने भी नहीं सीखा है ऑब्वियसली। तो ये हुआ स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, A डॉट dl इक्वल टू डेल क्रॉस A डॉट ds। ठीक है, तो ये हुआ लाइन इंटीग्रल और ये हुआ सरफेस इंटीग्रल। तो स्टोक्स थ्योरम की मदद से तुम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें लाइन इंटीग्रल निकाला। ऑब्वियसली हम लोग स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। और C क्या है? C is a square in the plane z equal to 0 and bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to a, y equal to a। ठीक है, तो एक स्क्वायर के अराउंड हमें इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालना है, और कौन से प्लेन में? z equal to 0 मतलब xy प्लेन में। ठीक है, तो पहले डायग्राम देखो। ठीक है, ये हुआ डायग्राम, ये हुआ xy प्लेन। ठीक है, ये हुआ xy प्लेन, ये हुआ x, ये हुआ y। ठीक है, ये हुआ एक स्क्वायर, स्क्वायर का चारों वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, ये हुआ a,0, ये हुआ a,a, और ये वाला हुआ कितना? ये हुआ 0,a। ठीक है, ये हुआ xy प्लेन मतलब z इक्वल टू 0। ठीक है, हर एक लाइन को समझना होगा। ठीक है, अब देखो ये f डॉट dl मतलब इसका हमें करना होगा कार्ल ऑफ f। ठीक है, देखो ये हुआ I इक्वल टू ये हुआ f डॉट dl ना, f डॉट dl को हमें कार्ल ऑफ f में कन्वर्ट करना होगा। ये हुआ कार्ल ऑफ f डॉट ds। ठीक है, चलो ठीक है, अब पहले हमें इस फंक्शन का कार्ल निकालना होगा। ठीक है, तो ये हुआ डेल क्रॉस f ना, डेल क्रॉस f मतलब ये हुआ i कैप, ये हुआ j कैप, ये हुआ k कैप, ये हुआ डेल डेल x, ये हुआ डेल डेल y, ये हुआ डेल डेल z। ठीक है, और ये हुआ फंक्शन, ये हुआ एक्स स्क्वायर आई कैप, ये हुआ माइनस एक्स वाई जे कैप, ये हुआ 0। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन है कि सर हमें क्या पूरा ये कार्ल सॉल्व करना है? आई कैप, जे कैप, के कैप का सभी का कोएफिशिएंट निकालना है? नहीं, सिर्फ एक का कोएफिशिएंट निकालना है। आई का या जे का या के का, सबका कोएफिशिएंट नहीं निकालना है। किसका कोएफिशिएंट निकालना है तुम डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस स्क्वायर का पहले एरिया निकालो। ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा? सिंपल ए स्क्वायर, ये तो जानते हैं सभी लोग। ठीक है, अब स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? देखो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस,
और z एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर k कैप, ठीक है। तो xy प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर एक्सिस है z एक्सिस और z एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर k कैप। तो ये हो जाएगा इस सरफेस के साथ एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा सिंपल a स्क्वायर k कैप, ठीक है। तो सिंपल और सिंपल मेथड, सिर्फ k कैप का कोएफिशिएंट निकालो ताकि k कैप डॉट k कैप 1 आए, बाकी i कैप j कैप का कोएफिशिएंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में जानते हो i डॉट k j डॉट k 0 होता है, सिंपल k कैप का कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, बाकी सब तुम निकालने जाओगे ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल k कैप का कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है। k कैप का हुआ, ये हुआ डेल डेल x, ये हुआ डेल डेल x ऑफ माइनस एक्स वाई, और ये हुआ माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स वाई, ये हुआ डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ 0, और ये कितना हुआ k कैप, और ये हुआ डेल डेल एक्स ऑफ माइनस वाई, ठीक है। तो ये कार्ल का वैल्यू आया कितना, ये हुआ माइनस वाई k कैप, ठीक है। बाकी i कैप j कैप निकालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। तो कार्ल ऑफ एफ आया कितना, माइनस वाई k कैप ना, देखो, ठीक है। ये हुआ माइनस वाई k कैप, ठीक है। तो ये हुआ i इक्वल टू, यहां से लिख सकता हूं डेल क्रॉस एफ, ये आया माइनस वाई k कैप, ठीक है। और ds वेक्टर मतलब ये हुआ, अच्छा ये तो लिमिट होगा ना, अच्छा ये ds तो हुआ, अच्छा ठीक है, चलो ये मैं लिमिट लिखूंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ds वेक्टर, ठीक है। अच्छा इस केस में जो ds वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा सिंपल dx dy k कैप, ठीक है। सिंपल ये तो हुआ, अच्छा ये तो एक एरिया एलिमेंट है, सॉरी ये एक एरिया एलिमेंट है, ठीक है, xy प्लेन में। तो स्क्वायर के लिए जो एरिया एलिमेंट हो जाएगा इसमें dx dy k कैप, ठीक है। तो ये हुआ dx, ये हुआ dy और ये हुआ k कैप। इसीलिए मैंने बोला था सिंपल k कैप का कोएफिशिएंट निकालो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में k डॉट k 1 आता है, बाकी i कैप j कैप निकालना है कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ माइनस तो बाहर आ गया, ये हुआ dx और ये हुआ y dy, ठीक है। इस केस में दोनों वेरिएबल अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। dx का अलग है, y का अलग है, ठीक है। अच्छा x का लिमिट होगा 0 से लेकर a तक, ये हुआ x का लिमिट 0 से लेकर a तक, ठीक है। और y का लिमिट होगा 0 से लेकर a तक, अच्छा एक ही तो बात है, ठीक है, स्क्वायर है, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, ठीक है। तो चलो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो तो हुआ x, ये हुआ 0 से लेकर a, y dy मतलब ये हुआ y स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 to a, ठीक है, ये हुआ माइनस a, ठीक है, ये हुआ a स्क्वायर बाई 2, तो ये हुआ माइनस a क्यूब बाई 2, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है माइनस a क्यूब बाई 2। इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इस एक फंक्शन को ध्यान से देखो, मतलब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर किसी फंक्शन में e टू दी पावर x कोई टर्म आता है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का यूज करो, ठीक है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम और नॉर्मल मेथड से जाने के लिए बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये याद रखो, अगर कोई फंक्शन में तुम्हें e टू दी पावर x ऐसा देखने को मिलता है और उसका हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का सहारा लो, ठीक है। तो ये हुआ स्टोक्स थ्योरम के मदद से इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकाला ऑब्वियसली। तो मैं इस फंक्शन का कार्ड निकालूंगा पहले, ठीक है। सी इज द सर्कल, ठीक है, सी एक सर्कल है z इक्वल टू 2 पर, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फंक्शन है उसको ध्यान से लिखो, ठीक है। फंक्शन हुआ कितना, फंक्शन हुआ e टू दी पावर x i कैप, ठीक है, इसके साथ तो dr वेक्टर मल्टीप्लाई है, तो e टू दी पावर x i कैप, ये हुआ कितना 2i y j कैप, और ये हुआ माइनस k कैप, ये है फंक्शन, ठीक है बेसिकली। अब इस फंक्शन का पहले तो कार्ड निकालो, ठीक है, ये हुआ कार्ड डेल क्रॉस a, ठीक है, ये हुआ i कैप, ये हुआ j कैप, ये हुआ k कैप, ये हुआ डेल डेल x, ये हुआ डेल डेल y, ये हुआ डेल डेल z, ठीक है। ये हुआ e टू दी पावर x, ये हुआ 2y, और ये कितना हुआ, ये हुआ -1 ना, ये था माइनस dz, ठीक है। तो ये हुआ i कैप, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, एक काम करो, i कैप j कैप k कैप का तीनों का कोफिशिएंट निकालो, देखो क्या आता है, ठीक है। डेल डेल y ऑफ -1 ये आएगा 0, माइनस डेल डेल 0 ऑफ 2y ये आएगा 0, ठीक है। देखते रहो, सिर्फ देखते रहो। ये j कैप का क्या होगा, डेल डेल x ऑफ -1 ये हुआ 0, माइनस डेल डेल 0 ऑफ e टू दी पावर x 0, प्लस k कैप, ठीक है। देखो k कैप मतलब डेल डेल x ऑफ 2y हुआ 0, डेल डेल y ऑफ e टू दी पावर x 0,
तो बेसिकली देखो कितना आया, मजा आया। तो इसलिए बोला अगर कोई फंक्शन में e टू दी पावर x जैसा टर्म दिखता है, आंख बंद करके सबसे पहले अप्लाई करो स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन का इस फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू आएगा, ठीक है, i इक्वल टू a डॉट डी एल इक्वल टू ये हो जाएगा डेल क्रॉस a डॉट डी एस वेक्टर, ये आ जाएगा सिंपल 0 आंसर, ठीक है। कैसा लगा प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फाड़ू सा प्रॉब्लम करेंगे और वही होगा आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। पहले से कॉपी कर लो, ठीक है। ये हुआ आज का हमारा आखिरी सवाल और ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। ये प्रॉब्लम तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये मेरा आप लोगों का दावा है, ठीक है। तो ये हुआ इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल, ठीक है। व्हाट सी इज ए क्लोज्ड कॉन्टूर गिवन बाय, ठीक है। ये क्लोज्ड कॉन्टूर है कुछ ट्रायंगल के जैसा, आप लोग कोऑर्डिनेट देख सकते हो, ठीक है। ये हुआ YZ प्लेन, इस केस में ये XY प्लेन नहीं है, ठीक है। तो पहले निकालो स्टोक्स थ्योरम की मदद से कुछ, ठीक है। ये क्या करना होगा, देखो ये हुआ I इक्वल टू ये हो जाएगा, सपोज ये हुआ A डॉट DL और ये हो जाएगा कितना, ये हुआ डेल क्रॉस A डॉट DS ना। तो पहले डेल क्रॉस A निकालो, ठीक है। ये हुआ डेल क्रॉस A, ठीक है। पहले तो ये निकालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये हुआ I कैप, ये हुआ J कैप और ये हुआ K कैप, ठीक है। ये हुआ डेल डेल X, ये हुआ डेल डेल Y, ये हुआ डेल डेल Z, ठीक है। क्या फंक्शन है, ये हुआ XY I कैप, ये हुआ XY I कैप, अरे ये I कैप नहीं आएगा ना, क्या लिख रहा हूं मैं, कभी पागल हो जाता हूं, ठीक है। XY, ये हुआ 2YZ, ठीक है। ये हुआ 2YZ और ये हुआ 3XZ, ठीक है। अब देखो कौन सा निकालो, I कैप, J कैप, K कैप। एक ट्रिक लगाओ, ठीक है। देखो इस केस में जो एरिया एलिमेंट होगा, ठीक है, इस वाले कॉन्टूर में ये हो जाएगा YZ प्लेन में, तो ये हो जाएगा DY DZ। ऑब्वियसली YZ प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है कौन सा एक्सिस, X एक्सिस, और X एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर I कैप, ठीक है। तो सिंपल I कैप का कोफिशिएंट निकालो, बाकी निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल I कैप का कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। ये हुआ डेल डेल Y ऑफ 3XZ, ये तो हुआ 0, माइनस ये हुआ डेल डेल Z ऑफ 2YZ, ये बनेगा 2Y, ठीक है। और एक बार चेक कर लो, डेल डेल Y ऑफ 3XZ ये हुआ 0, माइनस ये हुआ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हुआ 2Y, ठीक है। तो ये हुआ माइनस 2Y I कैप, ठीक है। तो चलो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं ताकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो डेल क्रॉस ये कितना हुआ, माइनस 2Y I कैप, ठीक है। चलो ठीक है, 1 2 3 इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो ठीक है, तो ये हुआ कार्ल का वैल्यू, ठीक है। ये हुआ I इक्वल टू डेल क्रॉस A, मतलब कितना आया, ये हुआ माइनस 2Y I कैप, ठीक है। माइनस 2Y I कैप, ds वेक्टर मतलब ये हुआ dy dz I कैप, ठीक है। I कैप डॉट I कैप 1, ये हुआ माइनस 2, ये हुआ y dy और ये हुआ dz, ठीक है। अब देखो y का लिमिट क्या होगा, y का तो लिमिट होगा सिंपल, y का जो लिमिट होगा वो होगा 0 to 2, ठीक है, 0 to 2। z का लिमिट कैसे निकाले, z का तो लिमिट ये होगा लोअर कर्व अपर कर्व, ठीक है। z का लिमिट होगा लोअर कर्व में 0, अपर कर्व का क्या इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हो भाई, देखो अगर ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। देखो अगर ये y(x) है, ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट है, मान लो x1, y1 और ये हुआ कितना x2, y2। तो इस इक्वेशन मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हुआ y माइनस y1, ये हुआ y2 माइनस y1, ये हुआ x2 माइनस x1 और ये बन जाएगा सिंपल x माइनस x1। ये नोट कर लें, ठीक है। एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में इस एक्सिस पर है z और इस एक्सिस पर है y, तो सिंपल y को रिप्लेस करो z से और x को रिप्लेस करो y से, ठीक है। तो मैं पहले y को रिप्लेस कर रहा हूं, y को रिप्लेस कर रहा हूं z से, ये है y, ये है z एक्सिस, ठीक है। तो y को रिप्लेस करो z से, ये हुआ z माइनस z1, ये हुआ z2 माइनस z1 और x को x एक्सिस को रिप्लेस करो y एक्सिस से, ठीक है। तो ये हुआ y2 माइनस y1, ठीक है, और ये हुआ y माइनस y1, ठीक है।
तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 ये लिख लेना, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है। अब y1 z1 और y2 z2 को कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। y1 z1 का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो y1 z1 कोऑर्डिनेट क्या है, y1 z1 ये वाला हुआ, ये जो एरो है वो जा रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। y1 0 मतलब ये हुआ 2,0, ये हुआ 2,0। y2 z2 मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेट कितना 0,2, ठीक है, ये हुआ 0,2, 2,0 से लेकर 0,2, ठीक है। तो ये पुट करो z माइनस z1 कितना है भाई, z1 है 0, ठीक है 0, z2 कितना है, z2 है 0, ठीक है 0, माइनस z1 कितना है, z1 है 0, ठीक है 0। अच्छा अरे z1 0 है, ये हुआ 0 0, एक बार चेक कर लेता, रुको। z2 ना, अच्छा ये तो ये वेट y1 z1 2,0 0,2, कुछ तो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। z2 क्या होगा भाई, z2 is 2 ना, वही तो देख के भी गलत लिख रहा हूं, ठीक है, 4 आंख है उसके बाद भी गलत लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। z2 हुआ 2, ये हुआ 2 माइनस z1 कितना है, z1 है 0, ठीक है। y2 कितना हुआ, y2 is 0, ठीक है। y1 कितना है, y1 है 2, ठीक है। इसके बाद y माइनस y1 कितना है, y1 है 2, ठीक है। तो ये सिंपल हुआ z, और ये कितना हुआ 2, और ये हुआ -2, ये हुआ y माइनस 2, 2 से 2 गया, ये हुआ z इक्वल टू -1 इंटू y माइनस 2, माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हुआ -y प्लस 2, ठीक है। तो z का जो अपर कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, ये हुआ z इक्वल टू, ये हुआ 2 माइनस y, ठीक है, ये हुआ 2 माइनस y, ठीक है। y का लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, और ये हुआ z के लिए लोअर कर्व, ये हुआ अपर कर्व। लोअर कर्व में z का वैल्यू है 0, और अपर कर्व का जो इक्वेशन है वो है z इक्वल टू 2 माइनस y। ये था मेथड z का लिमिट निकालने का, ठीक है। तो z का जो लिमिट हो जाएगा वो होगा लोअर कर्व टू अपर कर्व, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 माइनस y, ठीक है। अब देखो z के लिमिट में 2 माइनस y है, लास्ट प्रॉब्लम में दोनों का लिमिट अलग अलग था, लेकिन इस केस में z का लिमिट है 2 माइनस y। ऑब्वियसली z का लिमिट लिख रहे हैं हम लोग लोअर टू अपर कर्व, तो पहले z का इंटीग्रेशन करना होगा। अगर लिमिट अलग अलग है तो कोई भी एक का कर लो इंटीग्रेशन, वो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस केस में जो z का लिमिट है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले z का करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चलो ठीक है। तो सिंपल अब इंटीग्रेशन करो, ठीक है, ठीक है। अच्छा इस लाइन को मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो ये हुआ -2 बाहर आ गया, ये हुआ y dy, ये हुआ सिंपल dz, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से आया। y का लिमिट कितना है, y का लिमिट है 0 से लेकर 2, z का लिमिट है 0 to 2 माइनस y, ये हुआ 2 माइनस y, ठीक है। चलो ये हुआ -2, ये हुआ 0 to 2, ये हुआ y dy, ठीक है, z का dz का आएगा z, ये हुआ 0 to, ये हुआ 2 माइनस y, ठीक है। अच्छा ये हुआ -2, ये हुआ 0 to 2, ये हुआ y dy, z का जो वैल्यू होगा लिमिट पुट करने के बाद ये हुआ 2 माइनस y, ठीक है, 2 माइनस y आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। ये हुआ i इक्वल टू, ये हुआ -2, ठीक है। अच्छा पूरा एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो -2 इंटू 2 कितना आएगा, ये हुआ -2 इंटू 2 -4 आया, ठीक है, -2 इंटू -4, ठीक है। ये आया 0 to 2 y dy, ठीक है, ये हुआ 0 to 2, ये हुआ y dy, ठीक है। और ये हुआ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हुआ प्लस, ये हुआ कितना 2, और ये हुआ 0 to 2, ये हुआ y स्क्वायर dy, ये हुआ y स्क्वायर dy, ठीक है। तो ये हुआ -2 इंटू 2 -4, 0 to 2 y dy, ठीक है। और ये बन गया माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 2, और ये हुआ y इंटू वाई, वाई स्क्वायर डी वाई। अब तो सिंपल है, ठीक है, ये तो हुआ -4 y dy, मतलब ये हुआ y स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 to 2, ये हुआ 2 y स्क्वायर dy, मतलब ये हुआ y क्यूब बाई 3, ये हुआ 0 to 2, ठीक है, ये हुआ 2, ठीक है,
ये हुआ -2 और ये हुआ y² का लिमिट पुट करो, ये आएगा 4 -0, ये हुआ 2/3, ये हुआ 2 का क्यूब -0, ठीक है, ये हुआ -2 इंटू 4 और ये हुआ 2/3 इंटू 8, ठीक है, और ये हुआ -8 प्लस 8/3, ये हुआ 3, ये हुआ -24 प्लस 8, ये हुआ -16/3 एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। कैसा लगा ये दो प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार 3 प्रॉब्लम था, ठीक है, आज की वीडियो में 3 प्रॉब्लम हम डिस्कस किया। कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल -16/3 आंसर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग IIT जैम का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, और एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा वेस्ट बंगाल सेट 2022 का जिसको मैंने निकाला था, ठीक है। उसका एक सक्सेस वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।